क्योंकि जो उन्होंने नाग पाले हैं, वही नाग उन्हें भी डसने लगे हैं और अब वो नाग को वो दूध और पिला नहीं सकते क्योंकि वो इतने उन्होंने नाग इकट्ठे कर लिए कि अब उनकी जो रिसोर्सेज हैं वही खत्म हो गए हैं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। पॉसिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि अगर आईएसआई इन अपने नागों को मरवारी एक-एक करके, तो बाकी जो नाग हैं वो खुले में आ जाएँगे, ओपन में आ जाएँगे और आईएसआई का पूरा जो ये हरकतें हैं उसको पब्लिक डोमेन में लाएँगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, ये अज्ञात देशभक्तों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जो कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में मार रहे हैं। जो आतंकवादियों को पाकिस्तान में मार रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अब जो पाकिस्तान अपने लोगों का पेट भरने के लिए जूझ रहा है, उसे ये शायद ना समझ में आ रहा हो कि वो कैसे इनके नखरे और इनकी तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करे, लिहाजा इन्हें ख़त्म करना भी शायद एक मकसद हो सके। लेकिन आप ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं मुझसे, इसलिए आपकी बात भी यहाँ पर वज़न रखती है। यूके देवनाथ सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ये जो मारे जा रहे हैं, अब इसके पीछे जो एक्सपर्ट हैं वो तो कई बातें कह सकते हैं। हो सकता है भारत के की कोई एजेंसी हो या हो सकता है नहीं भी हो। स्टैंड भारत का साफ है कि भारत इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में कभी शामिल नहीं रहा। इतने दिनों से ये लोग भारत में तमाम तरीके की हरकतें करते रहे, लेकिन भारत अपनी सीमा में रहकर ही कार्रवाई को अंजाम देता रहा। तो फिर अब ये कौन कर रहा है, यूके देवनाथ सर? जी हाँ राजीव जी, इसके लिए हमें ये थोड़ा गहन में जाना पड़ेगा कि ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं ये हैं कौन और आईएसआई इनका चयन कैसे करती है। आईएसआई का एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिससे कि वो वहां पर जो ड्रग्स माफिया में, हथियारों की स्मगलिंग में लगे हुए हैं, मानव तस्करी में लगे हुए हैं, आईएसआई इन लोगों को ही ट्रेन कर कर भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए उकसाती है। तो जो इनकी शुरुआती कदम होते हैं वो ही होते हैं ऐसे कि बाद में चाहे ये आईएसआई की छत्रछाया में फलकर भारत विरोधी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन इनकी जो इंटर गैंग राइवलरी है, यानी हर गैंग का एक डोमेन होता है, एक एरिया होता है और इलाका होता है जिसके अंदर वो दूसरे गैंग के साथ सुपरमेसी के लिए लड़ते रहते हैं। ड्रग्स की बात हो, हथियारों की स्मगलिंग की बात हो, मानव तस्करी की बात हो या फॉरेन करेंसी की चोरी और हवाला रैकेट्स की बात हो, तो ज्यादातर जो ये मारे जा रहे हैं ये इंटर गैंग राइवलरी की वजह से मारे जा रहे हैं। अब स्टैंडर्ड है, एक कोई मोटरसाइकिल में आता है, शॉर्ट रेंज पे फायर करके चला जाता है, उसको मार के चला जाता है। चलिए मैं इसके पहले आपके जवाब पर आता हूं। एक बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर आपका ही रुख करता हूं। आतंकियों की मौत पर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का प्रेम दिखाई पड़ा। आतंकियों की मौत पर यूएन में भारत के खिलाफ जहर उगला है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर ने सुनाया दुखड़ा, नया भारत आपके घर में घुसता है और आपको मारता है। नए दौर का भारत बेखौफ भी है और खतरनाक भी। भारत का अभियान कनाडा, अमेरिका में भी जारी है। भारत ने लक्षित हत्याओं को पहले भी नकारा है। मुनीर अकरम ने पीएम मोदी के भाषण का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा था आज भारत डोजियर नहीं भेजता बल्कि घुसकर मारता है। यूके देवनाथ सर, अब तो यूएन में भी पाकिस्तान के राजदूत अपना रोना रोने लगे हैं और वो पीएम मोदी के बयानों को कोट भी करने लगे हैं। जी हाँ, देखिए, भारत जब बोलता है कि हम घर में घुस के मारेंगे, इसका तात्पर्य है कि भारत की फौजें, ऑथराइज्ड मिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, हम सरकार की अथॉरिटी के बाद घर में घुस के मारेंगे और उसके 2 घंटे के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता हैं वो आकर टीवी पे स्टेटमेंट भी देंगे। छाती खोल ठोक कर हम ये बताएंगे कि हमने ऐसा किया। ये छुप छुप कर मारने वाली जो मानसिकता है ये भारत में हजारों साल नहीं रही है। अब मैं बता दूं, ये यूनाइटेड नेशन में रो रहे हैं। अगर इनको इतनी तकलीफ है तो ये उसका प्रूफ देना। अब 2 साल में 15 से ज्यादा ऐसे आतंकवादियों को इंटर गैंग राइवलरी में इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार दिया। आपने भी बताया कि शायद आईएसआई इनको धो रही है। तो अगर इनके पास भारत के विरुद्ध कोई प्रूफ है, पहली चीज तो जो मोटरसाइकिल पर आतंकवादी आया और इनके पसंदीदा गुड बैड आतंकवादी आया और इनके गुड आतंकवादी को गोली मार के चला गया, उसको पकड़े, उसके मोटरसाइकिल पर पकड़े, एविडेंस जमा करें, उसके बाद उसको पकड़ने के बाद छानबीन करें कि उसका हिंदुस्तान से क्या
संबंध है। उस आतंकवादी जो मोटरसाइकिल पे आया, उसने इन बुर्गों को गोली मारी, तो उसको पकड़ने के बाद पता करें कि उसका आका कौन था, उसका मास्टरमाइंड कौन था। भारत इन चीजों में लिप्त नहीं है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने तो खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भारत इस तरह के घटिया टुच्ची टैक्टिक्स पे यकीन नहीं करता। चलिए, भारत यकीन नहीं करता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में बातें रखते हैं, वो इस पूरे मसले पर कहीं बहुत बीच में अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो भी सकता होगा और नहीं भी हो सकता होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार भी बढ़ने लगे हैं। अंदरूनी बवाल से फिर जलने की हालत में है पाकिस्तान। पीओके और बलूचिस्तान में बगावत लगातार हो रही है। डूबती इकोनॉमी से पाकिस्तान की अवाम खौफजदा है। पाकिस्तान पर 124 अरब डॉलर का रिकॉर्ड कर्ज है। राजनीतिक अस्थिरता से विकास तो दूर की बात हो गई है। दानिश, पीओके जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां पर हालात इतने बुरे हैं कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जहां पर बावर्दी लोगों को लोग मार रहे हैं, उनके साथ बुरा हाल, बुरा सलूक कर रहे हैं। और ये अब पीओके में ही नहीं है, ये बाकी इलाकों में भी फैल गया है। तो अपना पेट भरने की जगह तबाही का मंजर पैदा करने की कोशिश, तबाही के सामान जुटाने की कोशिश पाकिस्तान को अब ले आई है उस मुहाने पर जहां पर वो खुद ही इन्हीं चीजों से परेशान हो गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र था वो अब बेनकाब होने लगा है। चाहे वो आतंकवाद को लेकर, चाहे इकोनॉमी को लेकर, चाहे वो विकास को लेकर, चाहे रोजगार को लेकर, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे पीओके की हक को लेकर, उनके हक तलफी को लेकर, चाहे बलूचिस्तान में जिस तरीके से उनके अधिकारों को छीना गया। अब बलूचिस्तान में अभी बगावत की बू धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पीओके में अभी भी जो हिंसा थी, जो बगावत थी, वो धीरे धीरे अंदर अंदर सुलग रही है। आने वाले वक्त में इसका और भयानक मंजर आपको देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र की से हम बात करते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवादियों पर लगाम लगाएंगे, तालिबान पर इल्जाम आयद करता है। दूसरी तरफ जब उसके आतंकी मारे जाते हैं तो उसका दुखड़ा, उसका रोना यूएन तक रोने जाता है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर आपका वो आतंकी मारा जाएगा तो आप खुश होंगे या रोएंगे। तालिबान पर इल्जाम लगाने के बजाय आप अगर आपके आतंकी मारे जा रहे हैं, आपका विकास नहीं हो पा रहा है, आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आपको IMF लगातार शर्तों पर शर्तें लगा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दोहरा चरित्र हर जगह है। IMF से आप कर्ज ले रहे हैं लोगों को रोजगार देने के लिए, विकास के नाम पर, लेकिन फ्रीबीज के नाम पर लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता में बने रहना है। क्यों? क्योंकि इमरान खान जिस तरीके से लगातार इनके लिए चुनौती बने हुए हैं, आसिम मुनीर के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, इससे कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों में एक तलखी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि आखिर ये जो अंदर अंदर की बगावत है उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से रोका जाए। अभी 9,000 करोड़ का कर्ज तो लिया, लेकिन वो अब बस 1 महीने बाद संभवतः पाकिस्तान फिर से कंगाली के कगार पर पहुंच चुका है, फिर से दिवालिया होने के फिर से उसी मुहाने पे आगे खड़ा हो गया है। अब फिर 6 मिलियन डॉलर की मांग कर रहा है। लेकिन IMF के कुछ अधिकारी लगातार पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में इस्लामाबाद के बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक पे बैठक कर रहे हैं, और जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और तमाम चीज़ों पर जो सब्सिडी दी गई थी उस पर कटौती कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पेंशनर्स हैं उनकी जो जिसकी पेंशन 1 लाख से ऊपर थे उस पर 10% के आसपास उस पर टैक्स लगाने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अवाम के लिए ये मुसीबत बढ़ेगी, दौर मुश्किल भरा होगा। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। पूर्व PM इमरान खान ने बड़े आंदोलन का संकेत दे दिया है। सरकार PTI नेताओं के साथ उत्पीड़न कर रही है। इमरान का बयान, PTI के नेता और समर्थक आंदोलन के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की वजह से शांत रहे, लेकिन अब बहुत हुआ। अपराधियों को देश के सामने हम बेनकाब करेंगे, इमरान खान का बयान।